Hello students, I am Surbhi Jain from Civil Engineering Department, Sistek Gandhinagar, Bhopal. Today we are going to study subject Construction Material and Technology, subject code CE302, and this is lecture number 1 of Unit 3. We had started Unit 3. Now in Unit 3 we will cover following topics: flooring and roofing and plumbing sanitary material. Now first, today we will start flooring and roofing tiles. Now फ्लोर, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्लोर्स होते क्या हैं. ठीक है, फ्लोर्स जो होते हैं वो सॉलिड कंस्ट्रक्शन होता है जो कि डिवाइड करता है बिल्डिंग को डिवाइड करता है डिफरेंट लेवल पे, है ना. सो इनटू डिफरेंट सरफेस कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग द ऑक्यूपेंट्स ऑफ बिल्डिंग, फर्नीचर्स, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा. तो वो क्या करता है, बिल्डिंग को एक बहुत बिल्डिंग है उसको डिफरेंट फ्लोर्स में हॉरिजॉन्टली डिवाइड करता है. ठीक है, और उसके बाद उस पर जो सेवरल जो आपके ऑक्यूपेंट्स वगैरह होते हैं, मतलब अपन लोग ह्यूमन बीइंग्स वगैरह या फिर फर्नीचर या फिर कोई इक्विपमेंट होता है उसको सपोर्ट करता है और सरफेस के फॉर्म में डिवाइड करता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के फॉर्म में डिवाइड करता है पूरी बिल्डिंग को. द फ्लोर्स आर क्लासिफाइड एज ग्राउंड फ्लोर एंड अपर फ्लोर्स. द फ्लोर रेजिस्टिंग डायरेक्टली ऑन ग्राउंड सरफेस इज नोन एज ग्राउंड फ्लोर. द फ्लोर विच इज रेस्टिंग डायरेक्टली ऑन ग्राउंड सरफेस are called ground floor, and the floor which are above ground floor and they are termed as stories, है ना. So while other floors of each story are situated above the ground level are termed as upper floors. तो उनको अपन upper floors बोलते हैं. ज़मीन पे होते हैं उनको अपन ground floor बोलते हो. ज़मीन के ऊपर जो हैं, जो जितने भी फ्लोर्स हैं उन सारों को अपन upper floors बोलते हैं, जिसको अपन स्टोरी में भी काउंट करते हैं. इतने स्टोरी बिल्डिंग है, 3 स्टोरी 4 स्टोरी, इस वे में. ओके और कभी भी अपन जैसे कि कोई बिल्डिंग है, अगर अपन बिल्डिंग में बताना चाहते हैं कि कितने फ्लोर की बिल्डिंग है तो अपन G+10 बताएंगे. तो अपन ने क्या करा, उसमें ग्राउंड फ्लोर के साथ 10 फ्लोर और उसमें ऐड कर दिए तो G+10 हो गया. तो इस वे में ये चलता है. तो ये आपको आगे पूछा जाता है G+10 क्या होता है, G+12 क्या होता है. तो इस वे में आपके फ्लोर्स में बताया जाता है. तो ये आपके फ्लोर्स की डेफिनेशन हो गई है. ठीक है, तो अपन नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं फ्लोरिंग मटेरियल एंड देयर सिलेक्शन. तो टेकिंग इनटू अकाउंट द कंस्ट्रक्शन एंड फिनिशिंग, द फ्लोरिंग मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड अंडर 2 कैटेगरीज. दे आर फ्लोर कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड फ्लोर फिनिश मटेरियल. सो फ्लोर कंस्ट्रक्शन मटेरियल आर दोज विच आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोर्स, वाइल फ्लोर फिनिशिंग मटेरियल आर दोज विच आर यूज एज कवरिंग मटेरियल, दैट इज दे कवर द फ्लोर सरफेस आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोर्स. कंसिडरिंग फ्लोर कंस्ट्रक्शन, ओके. सो जो आप दोनों में डिफरेंस होता है, एक कौन सा आपका कंस्ट्रक्शन है, अगर अपन कोई फ्लोर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा वो मटेरियल के अकॉर्डिंग. एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, एक फ्लोर फिनिश मटेरियल होता है. जब अपना कंस्ट्रक्शन मतलब फ्लोर बन जाता है तो उसके ऊपर आपको फिनिशिंग करनी पड़ती है सरफेस के ऊपर, क्योंकि उसमें बहुत सारे डर्ट वगैरह आता है, धूल मिट्टी आती है, ग्रीस वगैरह कभी गिर गया तो वो फ्लोर आपको ईजिली आपको क्या चलने में भी दिक्कत होती है अगर आपने डायरेक्टली वो कंस्ट्रक्टेड मटेरियल वाले फ्लोर को आपने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, है ना. उसमें मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो इन सब से बचाने के लिए अपन उसमें फ्लोर फिनिशिंग करते हैं. तो उसके जो मटेरियल्स होते हैं वो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, है ना. तो दोनों में डिफरेंट होता है. तो फॉलोइंग मटेरियल्स आर यूज्ड जो फ्लोर कंस्ट्रक्शन के लिए. तो फ्लोर कंस्ट्रक्शन के लिए आपको पता है कि अपन स्टील का मतलब रेनफोर्समेंट का, कॉन्क्रीट का, इनका यूज़ करते हैं, है ना. फिनिशिंग में अपन मोटार का यूज़ करते हैं. फिर उसके ऊपर अपन टाइल्स वगैरह अपन लगा देते हैं. तो वो सब अपन को आगे पढ़ना है. तो ये हो गया आपका इसमें. नेक्स्ट, फ्लोरिंग फैक्टर्स गवर्न द सिलेक्शन ऑफ फ्लोरिंग मटेरियल. फर्स्ट है इनिशियल कॉस्ट. ठीक है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ डैम्पनेस, एस्थेटिक एंड स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट. उसके अकॉर्डिंग उसकी इनिशियल कॉस्ट बताती है. डैम्पनेस वगैरह, डैम्पनेस एक फैक्टर होता है. एस्थेटिक अपीयरेंस, सुंदर दिखना चाहिए फ्लोर. स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट हमको क्या है कि हमको किस काम के लिए उसको यूटिलाइज करना है, मतलब उस फ्लोर को हमको किस काम के लिए यूज़ करना है, उन सब पे डिपेंड करता है इनिशियल कॉस्ट. ठीक है, गैरेज में यूज़ करना है, शॉप्स में यूज़ करना है, घर के लिए यूज़ करना है, कोई मॉन्यूमेंट है, कोई टेम्पल है, तो उस वे में उसकी रिक्वायरमेंट चेंज होती जाती है. तो उसके अकॉर्डिंग उसका कॉस्ट भी चेंज हो जाता है. नाउ अपीयरेंस,
Appearance of flooring depends upon the aesthetic point of view mainly, while structural design contributes a little toward it. Flooring of mosaic, tile, terrazzo and marble satisfy these criteria. However, considering users' point of view and humidity of the area, मटेरियल शुड बी चूजन. तो अपीयरेंस भी उसी पे डिपेंड करता है भाई, उस समय वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, डैम्पनेस वगैरह है, उस अकॉर्डिंग आप मतलब अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे रेनी सीजन होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको फ्लोरिंग वगैरह का जो अपीयरेंस है उस अकॉर्डिंग आपको लेना पड़ेगा. अगर आपने ज़्यादा डिज़ाइनदार ले लिया, उसमें पोर्स बने हुए हैं तो पानी उसमें से आने लग जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग आपको लेना पड़ेगा. क्राइटेरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट है डैम्पनेस वगैरह का. आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी कि वहाँ का जो ह्यूमिडिटी वगैरह वो एरिया कैसा है. ठीक है. नाउ ड्यूरेबिलिटी भी एक फैक्टर है भाई, ड्यूरेबल होना चाहिए हमारा. ड्यूरेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत लंबे समय तक अपन उसको यूज़ कर सके. ऐसा ही नहीं होना जरा सा ही अगर कोई अपना कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई इक्विपमेंट हमारा फ्लोर पे गिरता है तो वो ब्रेक नहीं कर जाना चाहिए, क्रैक नहीं पड़ जाना चाहिए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ड्यूरेबिलिटी भी. नाउ नेक्स्ट इज डैम्प रेसिस्टेंस. फ्लोरिंग डैम्प रेजिस्टेंस होना चाहिए, है ना. जैसे कि डिपेंड अपॉन द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द एरिया एज वेल एज ऑफ यूज. ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन सराउंडिंग्स ऑफ द बिल्डिंग. RCC फ्लोर्स गिव्स आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स इन दिस कंसिडरेशन. तो डैम्प रेसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब वेटनेस जो होता है, गीलापन होता है आपके स्ट्रक्चर में, है ना, वो सीडन जो होती है वो नहीं आना चाहिए. तो RCC का स्ट्रक्चर हमको इसमें गुड रिजल्ट देता है. नाउ थर्मल इंसुलेशन, हीट इंसुलेशन भी होना चाहिए. थर्मल मतलब हीट इंसुलेशन भी प्रॉपर होना चाहिए उसमें, है ना. जैसे कि आपने देखा होगा ठंड के समय में मार्बल जो कोटा स्टोन होता है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि मेडिकेशन में मतलब जो आप अगर कोई डॉक्टर्स वगैरह भी बोलते हैं तो बोलते हैं जो कोल्ड एरिया होता है ना वहाँ मार्बल वगैरह ये सब नहीं लगाना चाहिए. आपने देखा होगा वहाँ लकड़ी यूज़ करते हैं, वुड यूज़ करते हैं वो लोग, क्योंकि वो हीट थर्मल जो इंसुलेशन होता है उसका हीट के लिए वो ठीक रहता है. तो ये आपने देखा होगा कि मार्बल कोटा स्टोन बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बर्फ़ जैसा ठंडा होता है, तो वो अपनी बॉडी को भी इफ़ेक्ट करता है. तो थर्मल इंसुलेशन वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है जब अपन फ्लोरिंग करते हैं. तो नेक्स्ट इज़ फायर रेजिस्टेंट होना चाहिए. आग नहीं लग जाना चाहिए जल्दी से जल्द, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वगैरह है तो, या फिर अपन ऐसी जगह पे कोई इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ कर रहे हैं तो उसके कांटेक्ट में अगर फ्लोर जो आता है तो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए उस केमिकल्स वगैरह का, तो वो सब फायर रेजिस्टेंट होना चाहिए. नेक्स्ट साउंड इंसुलेशन भी आपने देखा होगा, जैसे कि अपन यूज़ करते हैं थिएटर्स वगैरह में, ऑडिटोरियम वगैरह होते हैं, थिएटर्स होते हैं, तो इन सब में जो अपन को साउंड इंसुलेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है. टेम्पल्स होते हैं, चर्चेज़ होते हैं, मॉस्क्स होते हैं, तो इन सब में अपन को हॉली प्लेसेस जो होते हैं, वर्कशॉप्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, इन सब में थोड़ा सा कुछ अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं साउंड. तो साउंड इंसुलेशन भी वो जो हम यूज़ करने जा रहे हैं जिस भी कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए, उसके अकॉर्डिंग हमको साउंड इंसुलेशन देखना पड़ेगा. रिजिडिटी होती है कि जो आपका जो फ्लोर है वो डिपेंड ऑन स्मूथनेस एंड हार्डनेस ऑफ द फ्लोर. द फ्लोरिंग मटेरियल शुड प्रोवाइड ए स्मूथ सरफेस, नॉट सो स्मूथ दैट द स्लिपरी सरफेस इज ऑब्टेन्ड एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू यूज़. इतना स्मूथ भी नहीं होना चाहिए कि अपन स्लिपी कर जाएं. एंड मटेरियल हार्ड होना चाहिए जिससे उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ इनफ हो, एडिक्वेट हो और रेजिस्ट करे कोई, अगर उस पर अगर कोई इंस्ट्रूमेंट गिरता भी है तो उसके कोई मार्क्स वगैरह नहीं आने चाहिए उसके ऊपर. क्लीन ऐसा जो आप फ्लोरिंग यूज़ कर रहे हैं वो ऐसा फ्लोरिंग होना चाहिए कि वो ईज़िली क्लीन हो जाए. नहीं तो आपने ग्रीस वगैरह ये सब गिरा और आपने उस पर कोई फ्लोरिंग वर्क नहीं किया तो आपको तो उसको मतलब उसको साफ़ करने में भी बहुत समय लग जाएगा और वो क्लीन भी नहीं हो पाएगा. तो आपका जो भी आप फ्लोरिंग यूज़ करने जा रहे हैं वो क्लीन ईज़िली हो जाना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट मेंटेनेंस भी उसका कम से कम होना चाहिए. जो भी आप अगर ये सब क्राइटेरिया आप देखेंगे तो मेंटेनेंस मतलब आपका कम से कम ही निकलेगा. ठीक है. RCC फ्लोर आर एक्सीलेंट इन दिस केस. अदर फ्लोरिंग लाइक मोज़ेक मार्बल फ्लोरिंग ऑल्सो सेटिस्फाई दिस क्राइटेरिया. सो RCC का फ्लोर आप यूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन में और उसके ऊपर आप मार्बल वगैरह की फ्लोरिंग, मोज़ेक फ्लोरिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ ए फ्लोर्स. आपने पहले भी देख लिए थे, एक सब फ्लोर, बेस फ्लोर बेस बोल सकते हैं अपन, या फिर फ्लोर कवरिंग और फ्लोरिंग होती है. ठीक है, जो हमने देखा था.
बेस कोर्स होता है जो कि मेन अपन बनाते हैं, उसके ऊपर आप फ्लोर कवरिंग करते हैं टाइल्स वगैरह से, इस सब से, तो वो आपका हो गया। और फिर नेक्स्ट है आपका, अगर अपन देखें तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ग्राउंड फ्लोर एंड अपर फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर, द ग्राउंड फ्लोर इज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन द ग्राउंड अप टू द हाइट ऑफ अबव 25 to 30 सेंटीमीटर बिलो द प्लिंथ लेवल। ओके, प्लिंथ लेवल के अगर ग्राउंड फ्लोर अपन कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो उससे प्लिंथ लेवल के नीचे 25 से 30 सेंटीमीटर बिलो अपन को कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है इतने हाइट पे। फर्स्टली द फ्लोर बेस इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। द लोएस्ट लेयर जस्ट अबव द ग्राउंड सरफेस इज दैट ऑफ कॉम्पैक्टेड अर्थ फिल। आपने देखा होगा जब भी कंस्ट्रक्शन होता है सबसे पहले वो उस सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हैं। द सेकेंड लेयर में आइदर ऑफ लीन सीमेंट कॉन्क्रीट और लाइम कॉन्क्रीट ऑफ समटाइम्स ब्रोकन ब्रिक बैट और स्टोन आर यूज्ड। कभी कभी, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसके बाद फर्स्ट लेयर अपनी क्या होती है, कॉम्पैक्टेड होती है, अर्थ सरफेस को अपन कॉम्पैक्ट करते हैं। सेकेंड लेयर में अपन लीन कॉन्क्रीट मिलाते हैं, लीन सीमेंट कॉन्क्रीट, मतलब जिसमें आपका जो अपन बोलते हैं मास कॉन्क्रीट के वक्त मैंने आपको बताया था, वो कॉन्क्रीट जिसमें सीमेंट का अमाउंट कम होता है। या फिर अपन ब्रोकन ब्रिक्स को भी डाल सकते हैं जो 4th क्लास की ब्रिक होती हैं, या फिर स्टोन का यूज़ कर सकते हैं सेकेंड लेयर में। थर्ड लेयर जो होती है उसमें थर्ड लेयर में आइदर ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट और ऑफ ब्रिक ऑफ स्टोन्स अरेंज्ड एंड पैक्ड प्रॉपरली। या तो अपन स्टोन्स या ब्रिक्स को प्रॉपरली जमा सकते हैं जो कि पैक हो जाएं एकदम, या फिर आप सीमेंट कॉन्क्रीट का यूज़ करके फ्लोरिंग कर सकते हैं। तो ये ग्राउंड फ्लोर हो गया आपका। ओवर थर्ड लेयर ऑफ फ्लोर बेस फ्लोरिंग इज लेड। द मटेरियल यूज्ड फॉर फ्लोरिंग आर मड, मुरम, ब्रिक, फ्लैग स्टोन, कॉन्क्रीट, टाइल, वुड, मार्बल, प्लास्टिक और पीवीसी। तो इसमें अपन ने और कंक्रीट की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर दिया, या फिर मुरम, मड, मार्बल वगैरह इन सबको यूज़ कर सकते हो आप किसमें, जो आपके थर्ड लेयर के ऊपर एक बार और फ्लोरिंग होती है सरफेस को स्मूथ प्लेन करने के लिए। तो आप कंक्रीट का भी यूज़ कर सकते हो, उसमें आप सीमेंट की मात्रा थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग आप वुड, मार्बल, प्लास्टिक वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपने ग्राउंड फ्लोर की बात कर ली है। नेक्स्ट है अपर फ्लोर, एंड अपर फ्लोर इज बेसिकली ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट. The upper floor are supported either on walls or on column. So upper floor should be designed properly to take the load set up by the use of building self weight and weight of the partitions. The flooring material are same as ground floor. तो मटेरियल तो उनका सबका सेम रहता है, बट अपन को इसमें बस इतना सा देखना रहता है, या तो ये कॉलम के ऊपर सपोर्टेड होती हैं, या तो ये अपर जो फ्लोर्स होते हैं, या तो वॉल के ऊपर सपोर्टेड होते हैं, है ना। तो वो दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अपर फ्लोर को अपन कंस्ट्रक्शन करते हैं और मटेरियल अपन सेम यूज़ करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रूफ। रूफ क्या होती है, अपन ने थोड़ा फ्लोर के बारे में देखा है, अभी अपन को डीपली नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लोर्स। फ्लोर्स और भी टाइप्स के होते हैं, जैसे कि अपन देखें कि मार्बल फ्लोरिंग कर देते हैं अपन मटेरियल के अकॉर्डिंग, है ना। उसके बाद फिर मोज़ेक फ्लोरिंग कर देते हैं, ठीक है, टाइल्स कर देते हैं, मड फ्लोरिंग होती है। तो ये सब फ्लोरिंग के बाद कॉन्क्रीट फ्लोरिंग होती है। तो ये सब अपन जो टाइप्स हैं इनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फ्लोर्स में। नाउ नेक्स्ट इज रूफिंग। रूफ क्या होता है, रूफ सर्व्स द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ ए हाउस दैट इज़ प्रोवाइडिंग शेल्टर एंड स्पेस। आप अगर रूफ ही अपने घर में नहीं बनाएंगे तो आप इन्वायरमेंट से कैसे बचेंगे, रेन से नहीं बच सकते, धूप से नहीं बच सकते, और आपको एक घर वो लगेगा ही नहीं कि आप प्रॉपरली क्लोज्ड कैंपस में या क्लोज्ड घर में रह रहे हैं, ठीक है। प्राइवेसी मेंटेन नहीं रहेगी। नेक्स्ट उसके बाद चोर वगैरह भी आपके आ सकते हैं, चोरी वगैरह हो सकती है घर में, है ना। तो उस सब का डर रहता है, रॉबरी वगैरह का, तो ये सब अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। तो रूफ्स में अपन इसलिए कवर अपन करते हैं शेल्टर एंड सेफ्टी के लिए। द रूफ्स प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट वेदर, that is heat, rain, cold and snow etc. It is therefore very important element of the house. A roof basically consists of structural element provided at the top of building for the support of roof covering. ठीक है, ए वेल डिज़ाइंड रूफ विथ डिफरेंट शेप एंड ज्योमेट्री एंड कवर्ड विथ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स एड्स ब्यूटी टू द
हाउस। सो आप वेराइटीज ऑफ मटेरियल, ज्योमेट्री, शेप्स वगैरह प्रोवाइड करके आप रूफ बनाते हैं, आपके हाउस को वो एस्थेटिक अपीयरेंस उसका अच्छा देता है, लुक्स प्रोवाइड करता है। बेसिकली द नीड फॉर द हाउस अराइजेज आउट ऑफ नीड फॉर रूफ, दैट इज शेल्टर। इट इज द प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट, स्नो और रेन फॉर विच ए पर्सन सीक्स रूफ। Even the houses of the poorest of people have only the roof as a shelter, and they may not be having wall or floor or other amenities. मतलब अगर कोई पुअर भी है ना तो उसको उसके लिए रूफ़ की रिक्वायरमेंट होगी, भले ही उसके घर में कोई दूसरी जो चीज़ें हैं फ्लोर वगैरह की या कोई और दूसरी एमेनिटीज़ हैं वो उसके घर में ना हो, बट रूफ़ तो रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट, ए गुड रूफ इज़ जस्ट एज एसेंशियल एज ए सेफ फाउंडेशन। जो रूफ होती है वो बहुत एसेंशियल होती है जैसे कि जितनी सेफ आपकी फाउंडेशन हो, उससे उन्होंने कंपेयर किया है। ए वेल डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड फाउंडेशन प्रोटेक्ट्स अ बिल्डिंग अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम, वाइल गुड रूफ एफर्ट्स प्रोटेक्शन टू द बिल्डिंग एंड इट्स कंटेंट्स अगेंस्ट डिटोरिएशन स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप। ठीक है, तो पूरी बिल्डिंग में जितना फाउंडेशन का रोल है उतना रूफ का भी है। रूफ अपन को ऊपर टॉप सरफेस से जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हैं उनसे बचाती है, और जो फाउंडेशन है वो नीचे से जो बॉटम है सॉइल है उसके ऊपर जो अपन मतलब बियरिंग कैपेसिटी जो होती है वो पूरा उससे बचाती है। The roof must be designed and constructed to meet the requirement of different climates and the covering materials available। और जो रूफ हम बनाते हैं वो डिपेंड करता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, उस अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स की रूफ बनती है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। However, in selecting a roof for a structure, in addition to weather effects, due consideration should be paid to many other factors such as strength, stability of structure under anticipated loads, heat insulation, lighting, ventilation, sound insulation, life of structure, and aesthetic appearance, etc. So इन सब चीज़ों पे भी रूफ डिपेंड करता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट हम मूव करेंगे टाइप्स ऑफ रूफ पे। जो रूफ जो होती हैं वो 3 टाइप्स में क्लासिफाइड है, पिच्ड रूफ और स्लोपिंग रूफ, फ्लैट रूफ और टेरेस रूफ, शेल रूफ और कर्व्ड रूफ। सो पहले अपन एक बार देख लें पिच्ड रूफ क्या होती है। आपने देखा होगा कोई हट टाइप के गांव वगैरह में स्ट्रक्चर्स होते हैं तो आपने देखा होगा ऊपर से वो पिच्ड रूफ्स बना देते हैं, है ना, ऊपर से कोनिकल होती हैं, हट टाइप का शेप होता है तो वो हट HUT ना। सो वो आपकी पिच्ड या स्लोपिंग रूफ्स होती हैं। फ्लैट रूफ आपने अपने घर में, आप किसी के घर में से मैक्सिमम घरों में यही होता है कि छत में जो आपने देखा होगा टेरेस पे जो आपका रूफ होता है वो एकदम फ्लैट होता है, उस पर अपन टैंक वगैरह रखते हैं वाटर स्टोरेज के लिए, आप घूम सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, तो वो सब फ्लैट रूफ्स में आते हैं। शेल रूफ और कर्व्ड रूफ आपने देखा होगा, आप तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, अपने कॉलेज के सामने एयरपोर्ट है तो जो आपने देखा होगा एयरपोर्ट में जो रूफ बना हुआ है वो कर्व्ड, शेल या फिर जो शेप होते हैं ना अदर डोम लाइक शेप, उस टाइप के शेप का बना हुआ है, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा शेल रूफ और कर्व्ड रूफ में। सो रूफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो डिपेंड करता है 3 टाइप्स में, डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशंस पे, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उस अकॉर्डिंग अपन उनको कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते अपन कि अपन ने जो इतना पिच्ड रूफ और शेल रूफ को अपन अपने घर में बना दें तो अपन को कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट बढ़ जाएगा। बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉस्टली पड़ते हैं वो कंस्ट्रक्शन। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से भाई क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन रूफ प्रोवाइड करते हैं। Pitched or sloping roof are suitable to coastal regions, whereas flat roofs are suitable in plain areas. प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ पे अपन फ्लैट रूफ प्रोवाइड करते हैं, जहाँ कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे पिच्ड और स्लोपिंग रूफ प्रोवाइड करते हैं। शेल रूफ और कर्व्ड रूफ इज प्रोवाइडेड इन द बिल्डिंग सच एज फैक्ट्रीज, वर्कशॉप्स, असेंबली हॉल्स, थिएटर्स, रिक्रिएशंस हॉल्स, लाइब्रेरीज एक्सेट्रा। जो आपके शेल रूफ और कर्व्ड रूफ होते हैं ना वो अपन इन चीज़ों में यूज़ करते हैं। डोम इज़ यूज्ड फॉर कवरिंग लार्ज सर्कुलर एरियाज फॉर असेंबली हॉल्स, जिम्नेशियम्स, मोनूमेंटल स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा। सो डोम इधर पे यूज़ होता है आपका जो सर्कुलर एरियाज वगैरह होते हैं उधर पे।
नेक्स्ट है आपका, अपन एक एक करके देख लेते हैं, पिच्ड रूफ क्या होती है। देखिए आप देख रहे होंगे इन सबको अपन पिच्ड रूफ होते हैं, बंगलो या हर्ट्स वगैरह, या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे अपन पिच्ड रूफ का यूज़ करते हैं, जहाँ रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, जिससे पूरा का पूरा जो वाटर है एक्यूमुलेट ना हो रूफ के ऊपर और पूरा का पूरा ड्रेन आउट हो जाए। सो इसलिए हम ऐसी जगह पे पिच्ड रूफ या स्लोपिंग रूफ यूज़ करते हैं। अब कोई बोलेगा मैम लेकिन फ्लैट रूफ भी वहाँ यूज़ करते हैं, तो वो ऐसा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं कि पूरा का पूरा पानी अगर एक्यूमुलेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपके रूफ के ऊपर। तो लेकिन अब जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में बारिश होती है तो वहाँ तो अपन फ्लैट रूफ प्रोवाइड कर ही नहीं सकते हैं, वहाँ आपको पिच्ड रूफ या स्लोपिंग रूफ ही प्रोवाइड करनी पड़ती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फ्लैट रूफ और टेरेस फ्लो रूफ्स। आपने देखा होगा ये जो फ्लैट रूफ सभी के घर में, मैक्सिमम घरों में फ्लैट रूफ ही होता है, तो इस वे में बनाई जाती है। इसको बहुत पर्पस के लिए यूज़ कर लेते हैं अपन, वाटर स्टोरेज के लिए अपन टैंक जो बनाते हैं, टैंक अपन फ्लैट रूफ में बना देते हैं। नेक्स्ट आप घूम सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, कोई फंक्शन अरेंज कर सकते हैं, तो इस सब चीज़ों के लिए अपन फ्लैट रूफ बनाई जाती है, और है ना। सो ये अपन फ्लैट रूफ इस टाइप की होती है। नेक्स्ट शेल रूफ और कर्व्ड रूफ। तो आपने देखा होगा जो एयरपोर्ट्स वगैरह, थिएटर्स वगैरह होते हैं, एस्थेटिक अपीयरेंस के लिए ऊपर से अपन बना दिए जाते हैं, अलग टाइप के शेप टाइप का उनका होता है, सो उनको बनाया जाता है। बहुत कॉस्टली भी कंस्ट्रक्शन होता है इन कंपैरिजन टू फ्लैट रूफ, और फिर जो हमने आगे पढ़ा था पिच्ड रूफ या स्लोपिंग रूफ, उनसे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इनका कॉस्ट होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे डैम्पनेस वगैरह से ड्यूरेबिलिटी, स्टेबिलिटी, है ना, बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं, उन सबको देखना पड़ता है ये। ठीक है, तो इनको बनाया जाता है। ये फाइबर रिनफोर्स सीमेंट कंक्रीट से भी बनाए जाते हैं। जो रिनफोर्समेंट अपन यहाँ यूज़ करते हैं वो उतने डायमीटर के रिनफोर्समेंट यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे आपके बहुत थ्रेड लाइक रिनफोर्समेंट होता है, उनसे अपन एक नेट फॉर्म करते हैं और उसके ऊपर फिर कंक्रीटिंग वर्क करते हैं, या फिर शीट वगैरह से बनाया जाता है। तो ये आपका शेल रूफ और कर्व्ड रूफ होता है। ओके, सो इस क्लास में हमको ये पता चला है कि रूफ्स एंड फ्लोर्स में कैसे होते हैं, और जो मटेरियल से हम रूफिंग और फ्लोरिंग करते हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इस क्लास में इतना ही था। सो एक बार इनको आप बुक्स में से या फिर नेट वगैरह से एक बार और आप रीड कर लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में अपन रूफ के टाइप्स एंड फ्लोरिंग के जो टाइप्स वगैरह होते हैं वो अपन पढ़ेंगे, कितने टाइप से अपन फ्लोरिंग कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। आप नेक्स्ट क्लास तक इसको एक बार पढ़ के रखिए तो अपन इसमें आगे जो भी डाउट सेशन है उसमें क्लियर कर लेंगे अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।